बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में हमने कल हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग पर अपनी बात रखी थी। उसके बाद का अध्याय आपका है होम रूल मूवमेंट। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल मूवमेंट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में भारतीय राष्ट्रवाद का उफान होने लगा। भारतीय राष्ट्रवाद के उफान या भारतीय राष्ट्रवाद के उत्कर्ष में ही होम रूल मूवमेंट का आधार छिपा हुआ है। उस समय भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की तीव्रता थी। क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेज गति से चल रहा था। ब्रिटिश सरकार के लिए यह क्रांतिकारी आंदोलन बहुत अधिक परेशान करने वाली चीज थी। ब्रिटिश सरकार को क्रांतिकारी आंदोलनों से निपटना था। इस क्रम में ब्रिटिश सरकार ने दो स्तरीय नीतियों का संचालन शुरू किया। एक तरफ वह राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए प्रयास करने लगी। इसके लिए वह क्रांतिकारियों के खिलाफ दमनात्मक नीति अख्तियार किया। क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने अनेक क्रूर से क्रूर दमनात्मक कार्रवाइयां की। दूसरी ओर अंग्रेजों ने भारतीय समाज को विभिन्न भागों में विभाजित करने का षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इस षड्यंत्र का जो उनका हथियार था वह था मुस्लिम सांप्रदायिकता। दूसरी तरफ वह जो उदारवादी कांग्रेस के लोग थे, उन उदारवादी कांग्रेस के लोगों को संतुष्ट करने का धीरे धीरे प्रयास ब्रिटिश सरकार ने करना शुरू किया। इसी आधार पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ब्रिटिश सरकार लाई। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी उदारवादी क्रांतिकारियों को, उदारवादी कांग्रेसियों को संतुष्ट न कर सकी। 1906 में मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार ने फंडिंग देना शुरू कर दिया था और उनके लिए सांप्रदायिक इलेक्टोरेट सिस्टम एक्ट 1909 लाने का प्रयास किया। लेकिन इस काल में भारतीय राजनीति क्रांतिकारी बनाम उदारवादी खेमों में बटी हुई थी। क्रांतिकारियों ने
बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन चलाए रखा था। तिलक को क्रांतिकारियों का पितामह मानते हुए उनको मॉडले जेल में बंद कर दिया गया। बिपिन चंद्र और अरविंद उस समय सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की ओर थे। लाला लाजपत राय लंदन को पहली बार उन्होंने अलविदा किया और वहां से यूएसए गए, अमेरिका गए। लेकिन इसी बीच उदारवादी भ्रम के स्थिति में थे। वे एक तरफ अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार को संतुष्ट भी करना चाहते थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सहयोग करने के लिए 1909 के सुधार का लगभग समर्थन किया और उस स्थिति में कांग्रेस में उदारवादियों में कोई ऐसा नेता नहीं बचा जो आंदोलन को नेतृत्व कर सकता था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और प्रथम विश्व युद्ध ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को निष्क्रिय कर दिया। भारत की राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जिस तीव्रता के कारण चल रही थी वह निष्क्रिय हो गई। मॉडरेट, यहां तक कि गांधी, वो उस समय कांग्रेस के सदस्य हो चुके थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। उन्होंने उसके लिए धन संग्रह भी किया ताकि भारतीय सैनिक ब्रिटिश आर्मी में प्रवेश कर सकें। यह विश्वास किया जाता है कि विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को सेना में नौकरी मिल सकेगी। ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि वे लोकतंत्र की संरक्षा के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपना विश्व युद्ध में योगदान कर रहे हैं। अमेरिका वार में शामिल हुआ ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के माध्यम से। राष्ट्रपति विल्सन ने घोषित किया कि भारतीय इसमें सक्रिय भूमिका का निर्वाह करेंगे। उदारवादियों को यह आशा थी कि रिफॉर्म के माध्यम से युद्ध के बाद भारतीयों की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन उग्रवादियों ने, क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार पर कभी भरोसा नहीं किया। उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार पर भरोसा किया, क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार पर कभी भरोसा नहीं किया। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि क्रांतिकारियों का अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति थी और क्रांतिकारी इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक ने
उदारवादियों के पर विश्वास नहीं किया। अंग्रेज ये चाहते थे कि उदारवादी और क्रांतिकारी दोनों में एकता स्थापित हो जाए। एनी बेसेंट ने उस समय कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस का सदस्य बनी। लेकिन कांग्रेस उस समय उदारवादियों के नेतृत्व में चल रहा था। कांग्रेस उस समय उदारवादियों के कारण कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकी जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए कारगर हो सके। इसलिए 1916 में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई। दोनों ने एक दूसरे को सहयोग देने के लिए, एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाने के लिए रास्ता तय किया और अंत में यह तय किया कि दोनों आगे चल करके एक हो जाएंगे, दोनों होम रूल लीग एक हो जाएंगे। 19 दिसंबर 1915 में क्रांतिकारियों का महासम्मेलन हुआ। वह सम्मेलन पूना में हुआ। उसके कुछ दिन पूर्व बंबई में कांग्रेस का महाअधिवेशन उसी साल हुआ था। बंबई अधिवेशन में मध्य प्रदेश बेरार को भी बुलाया गया। उस समय के प्रेसिडेंट जोसेफ बाप्टिस्टा ने तिलक के मॉडरेट जेल से वापस आने का समर्थन किया और उसके बाद तिलक के आने के बाद होम रूल लीग की स्थापना का रास्ता प्रशस्त हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन ने एक कमेटी की स्थापना की। उसमें 15 सदस्य थे जो होम रूल लीग को आर्थिक मदद देने के लिए तैयारी करने लगे। बाल गंगाधर तिलक किसी प्रकार का कदम उठाने के लिए संकोच कर रहे थे। वास्तव में वे क्रांतिकारियों को समर्थन देना चाहते थे और वो चाहते थे कि क्रांतिकारियों को कांग्रेस के भीतर स्थान मिले। कांग्रेस ये कहती थी कि वह क्रांतिकारियों के बगैर भी अखिल भारतीय आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए सक्षम है और वह लीड कर सकती है, वह नेतृत्व दे सकती है। बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट को समर्थन दिया। एनी बेसेंट जो कांग्रेस की सदस्य बन चुकी थी और तिलक के द्वारा वे कांग्रेस की सदस्य बनाई गई थी। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का यह प्रयास असफल हुआ 1914 में, क्योंकि फिरोज शाह मेहता के विरोध के कारण यह सफल नहीं हो सका। जीके गोखले फरवरी 1915 में उनका जीके गोखले का निधन हो जाता है और उसके बाद फिरोज शाह मेहता भी चले जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के अधिवेशन की प्रतीक्षा की जो कुछ दिनों बाद होने वाला था। क्रांतिकारियों के पूना अधिवेशन में
के बाद कांग्रेस ने जिस 15 सदस्यीय समिति की स्थापना की, वह समिति केवल देर करने के लिए कि क्रांतिकारी कांग्रेस में ना आ सके एक प्रयास था। लेकिन एनी बेसेंट ने कुछ सफलता पाई और बॉम्बे अधिवेशन 1915 में उन्होंने यह घोषणा कर दी कि क्रांतिकारी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब एनी बेसेंट ने प्रयास किया कि होम रूल लीग को भी कांग्रेस में स्थान मिले, तो वे असफल हो गईं। कांग्रेस यह चाहती थी कि वह होम रूल की तरफ उन्मुख न हो। बाल गंगाधर तिलक आगे बढ़ चुके थे। 1916 में क्रांतिकारियों का कन्वेंशन या सम्मेलन हो चुका था बेलगांव में। रिपोर्ट जो उनकी कमेटी की रिपोर्ट थी वह आ गई थी। क्रांतिकारियों ने होम रूल लीग के स्थापना की संस्तुति की और 28 अप्रैल 1816 को जोसेफ बेफिस्टा और एनसी केलकर, जोशी बफिस्टा होम रूल के अध्यक्ष बने और एनसी केलकर उसके महासचिव बने। एनी बेसेंट ने कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में यह स्पष्ट किया कि वह सितंबर 1916 में होम रूल लीग की तरफ जाएंगी। उनका अलग उद्देश्य होगा। एनी बेसेंट आयरिश बॉर्न लेडी थी और इंग्लैंड से 1847 में आई थी। 1889 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई और उसमें शामिल हो गई। 1893 से थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कार्य करना शुरू कर दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अडयार में, मद्रास के निकट अडयार में अपना कार्यालय खोला और 1907 में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। उनका उद्देश्य था कि वो ऐसे सिद्धांत को आगे ले जाएंगी जो 1914 के बाद भारतीय राजनीति को प्रभावित करेगी। उसी वर्ष कॉमनवेल्थ ने एक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संदेश दिया। वह संदेश था सुधारों का संदेश। एनी बेसेंट राजनीतिक सुधारों की समर्थक थी और राजनीतिक सुधारों के माध्यम से वे भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहती थी। और 1915 में एक न्यू इंडिया नामक एक अखबार उन्होंने निकाला मद्रास से और उसमें होम रूल ऑफ इंडिया की आवाज तेज की। उन्होंने मॉडर्न उदारवादियों से अपेक्षा की कि क्रांतिकारियों से हाथ मिलाएं और ताकि होम रूल के उद्देश्य को पाया जा सके। 1915 में थोड़ी सफलता मिली, लेकिन उनका यह प्रयास होम रूल के संबंध में कांग्रेस ने असफल कर दिया। और उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो होम रूल लीग की अलग ढंग से स्थापना करेंगी और मद्रास 1916 में, सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी। 1916 में दो होम रूल लीग सामने आए, लेकिन दोनों होम रूल लीग आपस में एक दूसरे से सहयोग करने लगे और
दोनों ने अपने अलग अलग कार्यक्षेत्र बांट लिए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड बिहार बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में बने होम रूल के लिए छोड़ दिया गया और अन्य टेरिटरी, अन्य क्षेत्र एनी बेसेंट के होम रूल के लिए छोड़ दिया गया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के होम रूल ने अनेक संदेश दिए। लखनऊ सम्मेलन में, कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में दोनों नेता मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों सक्रिय हुई और उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास शुरू किया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होम रूल की शाखाएं शुरू हो जाएं। और इसके लिए उन्होंने अखबार निकाले, जन संवाद किया, लीफलेट्स को बांटा। बाल गंगाधर तिलक ने लीग की अनेक शाखाएं खोली और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की और उसमें अनेक लेख लिखे, मराठी में लिखे, अंग्रेजी में लिखे। एनी बेसेंट ने कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मथुरा, कालीकट, अहमदाबाद में होम रूल लीग की शाखाएं स्थापित की और अनेक उदारवादी नेताओं को जैसे मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू को इसका मेंबर बनाया, सदस्य बनाया। इस प्रकार होम रूल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन का एक सशक्त आंदोलन के रूप में उभरा। होम रूल मूवमेंट संविधान के सुधारों के प्रति समर्पित थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक हिंसा को और पैसिव रेजिस्टेंस को, गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ पैसिव रेजिस्टेंस को अस्वीकार नहीं किया। वे चाहते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना हो, स्व सरकार की, स्व शासन की स्थापना हो और ब्रिटिश डोमिनियन, ब्रिटिश के अंतर्गत, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों का स्व शासन स्थापित हो। बाल गंगाधर तिलक ने इस आधार पर समझौता भी किया, लेकिन दोनों नेताओं ने भारत में स्वशासन की स्थापना ब्रिटिश शासन के अंतर्गत करने के लिए खूब प्रयास किए। लेकिन उस समय होम रूल के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस अप्रासंगिक होने लगी। कांग्रेस का कोई भी योजना, कोई भी प्रोग्राम लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा था। होम रूल के नेताओं ने अपने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया, जो भारतीय राष्ट्रवाद था, और उन्होंने तर्क दिया कि होम रूल के माध्यम से ही भारतीयों के स्वशासन का भाव स्थापित किया जा सकता है। लेकिन सरकार होम रूल के गतिविधियों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल की गतिविधियां सरकार को चिंतित करने वाली थीं। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ एफआईआर, माने गिरफ्तारी का वारंट चढ़ गया बॉम्बे हाई कोर्ट के माध्यम से। न्यू इंडिया नामक अखबार को अंग्रेजी सरकार ने बंद करने का प्रयास किया। अब इसके आगे होम रूल का क्या रूप होगा,
ये मैं अगले अगले अपने लेक्चर में आपको बताऊंगा और अगले लेक्चर में मैं होम रूल को खत्म करने का प्रयास करूंगा।